हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारे से चैप्टर त्रिकोणमिति की, जो कि हम लोगों को कक्षा 10वीं से पढ़ने को मिलता है। त्रिकोणमिति के बारे में बात करें तो त्रिकोणमिति भी गणित की एक शाखा है, जिसमें हमें किसी त्रिभुज के कोणों और उसकी भुजाओं के मध्य संबंधों का अध्ययन कराया जाता है। तो त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है त्रिकोण और दूसरा है मिति। त्रिकोण का अर्थ होता है तीन कोण और मिति का अर्थ होता है मापन। यानी कि त्रिकोणमिति का अर्थ है कि गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के कोणों और उसकी भुजाओं के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति में बेसिकली एक समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज होता क्या है। समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। तो त्रिभुज कोण के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं: न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण समकोण यानी कि 90 अंश का होता है और शेष दोनों कोण न्यून कोण होते हैं। जैसे इस त्रिभुज ए बी सी में कोण भी समकोण यानी कि 90 अंश का है, बाकी के दोनों कोण ए और सी न्यून कोण हैं। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण यानी कि 90 अंश और शेष दोनों कोण न्यून कोण होते हैं, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। बात करें समकोण त्रिभुज में तो इसकी भुजाओं के कुछ खास नाम होते हैं। जैसे समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है, यानी कि 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। बाकी दो भुजाओं में एक भुजा को आधार कहते हैं और दूसरी भुजा को लंब कहते हैं। तो कर्ण क्या होता है समकोण त्रिभुज में? कर्ण समकोण यानी कि 90 अंश के सामने वाली भुजा। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। बाकी दो भुजाओं में एक को कहते हैं लंब, दूसरे को कहते हैं आधार। लंब कौन सी भुजा होगा या आधार कौन सी भुजा होगा, ये निर्भर करता है कि आप किस न्यून कोण के लिए बात कर रहे हैं। जैसे अगर न्यून कोण सी के हिसाब से बात किया जाए तो इसके ठीक सामने वाली भुजा यानी कि ए बी लंब होगा और इससे लगी हुई भुजा यानी कि बी सी आधार होगी। लेकिन वहीं पर जब हम कोण ए की बात करेंगे तो इस के ठीक सामने वाली भुजा यानी कि बी सी
लंब होगी, जबकि इससे सटी हुई भुजा यानी कि ए बी आधार होगी। कहने का मतलब कि लंब और आधार ये निर्भर करता है कि आप किस न्यून कोण के सापेक्ष बात कर रहे हैं। तो लंब क्या होता है? न्यून कोण के सामने वाली भुजा। आप जिस भी न्यून कोण की बात करेंगे, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। और आधार की बात करें यहीं पर, तो जिस भी न्यून कोण के लिए बात हो रही है, आधार उससे ठीक सटी हुई भुजा या उसके आसन्न भुजा आधार कहलाती है। जैसे कोण सी के लिए आधार बी सी, कोण ए के लिए आधार ए बी। तो न्यून कोण से लगी हुई भुजा, न्यून कोण से लगी भुजा या सटी हुई भुजा। तो समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है, शेष दोनों कोण न्यून कोण होते हैं, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में भुजाओं के नाम होते हैं। समकोण के ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। बाकी दोनों भुजाओं में एक लंब होता है, दूसरा आधार होता है। बात करते हैं अब समकोण त्रिभुज से संबंधित एक प्रमेय की, जिसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस का प्रमेय। तो हम लोग बात कर लेते हैं यहीं पे पाइथागोरस के प्रमेय की। आखिर पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय किसी भी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। अगर एक समकोण त्रिभुज दिया हो तो उसकी तीनों भुजाएं आपस में किस प्रकार संबंधित होती हैं वो बताता है पाइथागोरस का प्रमेय। जैसे हम बात करें कि एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, जिसका कोण भी समकोण है। पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं यानी कि आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। मतलब कि आपको आधार दिया है, आपको लंब दिया है, तो आधार का वर्ग करो, लंब का वर्ग करो और दोनों को जोड़ दो। जो भी आएगा वो कर्ण के वर्ग के बराबर आएगा। यहाँ पे बात करें तो इसमें एक समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं कर्ण, आधार और लंब के बीच का संबंध दिया गया है। यहाँ से आपको दो भुजा देगा, तीसरी आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपको इस समकोण त्रिभुज में आधार दे दिया जाए, इसका आधार आपको दे दिया जाए और आपको लंब दे दिया जाए, तो आप कर्ण ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। इसी तरीके से अगर आपको आधार और कर्ण दे दिया जाए तो आप लंब ज्ञात कर सकते हैं, या आपको लंब और कर्ण दे दिया जाए तो आधार ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से आधार के अगर हमें आधार निकालना होगा तो इस लंब का इधर भेज दें, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का पक्षांतर कर दें तो लंब इधर आएगा, माइनस हो गया। अगर आपको लंब निकालना है तो आधार को पक्षांतर कर देते हैं, लंब का स्क्वायर कर्ण स्क्वायर प्लस ए माइनस आधार का स्क्वायर। तो ए बहुत ही काम आने वाला है हमारे त्रिकोणमिति में, क्योंकि जब भी वो समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं देगा तो हमें तीसरी भुजा को निकालने की ज़रूरत होगी, और तीसरी भुजा हम इस संबंध यानी कि पाइथागोरस के प्रमेय से निकाल सकते हैं। जैसे एक प्रश्न की बात करें, एक
क्वेश्चन यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, तो AC भुजा ज्ञात करो। देखो कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण यानी कि 90 अंश है, तो कोण B यहाँ बना दिए। ए भुजा हो गई AC भुजा और AB भुजा BC। कह रहा है AB भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो इस भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर, BC की माप 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर। तो हमें इस AC यानी कि समकोण के ठीक सामने वाली भुजा कद्र ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से कि कद्र का स्क्वायर यानी कि भुजा AC का वर्ग बराबर होगा किसके, आधार का स्क्वायर जो कि AB है प्लस लंब यानी कि BC स्क्वायर। अच्छा AB का माप कितना है 3, तो 3 की घात 2। BC की लंबाई कितनी है 4, 4 की घात 2। 3 की घात 2 9, 4 की घात 2 16, 16 9 25। AC स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर आया 25, लेकिन हमें तो AC की लंबाई ज्ञात करनी है, तो AC बराबर आएगा, ए वर्ग को हटाने के लिए दोनों साइड का वर्गमूल लेंगे, तो AC स्क्वायर का वर्गमूल AC, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। यानी कि अपना कर्ण कितना निकल के आए 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जब भी एक समकोण त्रिभुज की दो भुजा दी होगी तो आप पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से उसकी तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि एक समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, बाकी दोनों भुजाओं में एक आधार होता है, दूसरा लंब। और हमने देखा कि पाइथागोरस का प्रमेय कि एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में किस तरह से संबंधित होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक समकोण त्रिभुज और उसकी भुजाओं की। मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज है ABC, इसका कोण भी समकोण यानी कि 90 अंश। अगर इसकी भुजाओं की बात करें तो इस न्यून कोण A के लिए उसके ठीक सामने की भुजा लंब होगी और उससे ठीक लगी हुई भुजा आधार होगी, और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। तो हमने लंब और आधार का निर्धारण किस आधार पर किया है, न्यून कोण A के आधार पे। यानी न्यून कोण A के लिए BC भुजा लंब है और न्यून कोण A के लिए AB भुजा आधार है। अब हम बात करेंगे अगर इसकी भुजाओं का अनुपात निकाला जाए, मतलब कि कभी लंब में कर्ण से भाग कर दें या लंब में आधार से भाग कर दें या कर्ण में आधार से भाग करें या आधार में कर्ण से भाग करें, इस तरीके से दो भुजाओं का अनुपात निकालें तो क्या होगा। अच्छा, लंब को L से दिखा देते हैं, आधार को A से लिख देते हैं और कर्ण को K से लिख देते हैं। तो अगर इस समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात ज्ञात करें तो एक तो अनुपात बनेगा लंब और कर्ण का, एक अनुपात बनेगा लंब और कर्ण का यानी कि लंब बटे कर्ण। दूसरा अनुपात बनेगा आधार और कर्ण का, आधार और कर्ण का। तीसरा अनुपात बनेगा लंब और आधार इन दोनों भुजाओं का, लंब और आधार।
लंब और आधार। ठीक इसी तरीके से बात करते हैं कि कद और लंब का अनुपात होगा, कद और लंब का अनुपात, आधार और कर्ण या कर्ण और आधार का अनुपात, और आधार और लंब का अनुपात। इन सभी अनुपातों में हमने जो लंब और आधार को निर्धारित किया है, यानी कि किसी भुजा को लंब माना है या किसी भुजा को आधार माना है, तो वो हमने कोण ए के आधार पे माना है। कोण ए के सामने वाली भुजा लंब और उससे लगी हुई भुजा आधार, इस हिसाब से हमने इसको निर्धारित किया है। तो लंब और आधार का निर्धारण हमने कोण ए के आधार पे किया है। तो इन सब में लंब और आधार का निर्धारण हमने कोण ए के आधार पे किया है। अच्छा, कर्ण किसी भी समकोण त्रिभुज की स्थिर भुजा होती है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती। तो लंब को हमने किस आधार पे माना है? कोण ए के आधार पे। आधार भी हमने किस पे माना है? कोण ए के लिए। तो हमने यहाँ पे जो लंब और आधार का निर्धारण किया है वो इस न्यून कोण ए के लिए बात किया है। तो लंब और कर्ण के अनुपात को एक विशेष नाम देते हैं और उसे हम कहते हैं साइन, उसे हम कहते हैं साइन। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन का मतलब लंब और कर्ण का अनुपात, यानी कि लंब में कर्ण से भाग किया गया है, और ए बता रहा है कि कोण ए के सामने वाली भुजा लंब होगी। इसी तरीके से आधार और कर्ण का अनुपात होता है कॉस ए। यहाँ पे कॉस का मतलब आधार और कर्ण का अनुपात, जबकि कोण ए बता रहा है कि कौन सा भुजा आधार होगा, यानी कि इस कोण ए से लगी हुई भुजा को हम आधार मानेंगे, तो उस हिसाब से आधार और कर्ण का अनुपात कॉस ए। लंब और आधार का अनुपात tan ए। उसी तरीके से कर्ण और लंब के अनुपात का नाम रखते हैं कॉसेक ए। कर्ण और आधार के अनुपात का नाम रखते हैं, कर्ण और आधार के अनुपात का नाम रखते हैं सेक। तो ये हो गया सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार। आधार और लंब के अनुपात को कहते हैं कॉट ए। तो एक कॉट ए बराबर आधार बटे लंब। तो दो दो भुजाओं के अनुपातों के हमने नाम रखे। लंब और कर्ण का अनुपात साइन कहलाया, लेकिन लंब कौन सी भुजा होगी? तो कोण ए के सामने वाली भुजा लंब। आधार और कर्ण का अनुपात कॉस कहलाया। लंब और आधार के अनुपात का नाम tan है। कर्ण और लंब के अनुपात का नाम कॉसेक, कर्ण और आधार के अनुपात का नाम सेक, आधार और लंब के अनुपात का नाम कॉट। इस तरीके से किसी भी समकोण त्रिभुज में दो दो भुजाओं के अनुपातों के कुछ विशेष नाम हैं जिनको हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, और इनके नाम इस तरीके से हो गए साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। अगर इनको लंब को यल लिखें और कर्ण को के, आधार को ए लिखें और कर्ण को के, लंब को यल लिखें और आधार को ए, कर्ण को के लिखें और लंब को यल, कर्ण को के लिखें, आधार को ए, आधार को ए लिखें और लंब को यल। तो इस साइन, कॉस और टैन के अनुपातों को एक साथ लिखें तो यल बाई के लंब बटे कर्ण, ए बाई के आधार बटे कर्ण, यल बाई ए लंब बटे आधार। तो आप इन तीनों त्रिकोणमितीय अनुपातों के नाम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, लाल बटे कक्का, जहाँ पे
ए पहला हो गया साइन, दूसरा अनुपात हो गया कॉस का, और तीसरा अनुपात लंब बटे आधार हो गया ये टैन का। अब बात करते हैं इधर वाले त्रिकोणमितीय अनुपातों के। तो कर्ण बटे लंब कौशिक, कर्ण बटे आधार सेक, और आधार बटे लंब यानी कि कॉट। तो ठीक पहले वाले के अनुपात का व्युत्क्रम इधर वाले बने, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार और आधार बटे लंब। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, कक्का बटे लाल। ए साइन कॉस टैन, ए कॉसेक सेक और कॉट। तो लाल बटे कक्का, कक्का बटे लाल, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। बस इनका क्रम इधर से ध्यान रखना है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। अब यहाँ ध्यान से देखें तो लंब बटे कर्ण को साइन कहते हैं, जबकि ठीक इसके व्युत्क्रम यानी कि इसके उल्टे अनुपात कर्ण बटे लंब को कौशिक कहते हैं। मतलब साइन यानी कि लंब और कर्ण का अनुपात, और कौशिक यानी कि कर्ण और लंब का अनुपात, ये ठीक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो इसको इस तरीके से भी लिखते हैं कि साइन ए का व्युत्क्रम, साइन ए व्युत्क्रम होता है कौशिक ए का, या ऐसा भी लिख सकते हैं कौशिक ए व्युत्क्रम होता है किसका, साइन ए का। तो यहाँ से बात करें, अगर इस कौशिक को ए को इधर भेजेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा कि साइन ए और उसके व्युत्क्रम यानी कि कौशिक ए, इन दोनों का गुणनफल इसको इधर भेज दें तो इनका गुणनफल आता है 1। इसी तरीके से आधार और कर्ण का अनुपात कॉस, जबकि ठीक इसी के व्युत्क्रम कर्ण और आधार का अनुपात सेक है, यानी कि कॉस ए व्युत्क्रम है किसका, सेक ए का, या फिर सेक ए व्युत्क्रम है किसका, कॉस ए का। तो इन दोनों को अगर गुणा कराएं तो कॉस ए इंटू सेक ए, इनका गुणनफल होता है 1। इसी तरीके से लंब और आधार का अनुपात टैन, जबकि आधार और लंब का अनुपात कॉट। तो ये एक दूसरे के ठीक व्युत्क्रम है, तो टैन ए बराबर 1/कॉट ए, या टैन ए इंटू कॉट ए। किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात और उसके व्युत्क्रम, इन दोनों का गुणनफल कितना होगा, 1 होगा। अब बात करते हैं, हमने यहाँ देखा कि साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है, साइन ए लंब बटे कर्ण, और कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि कॉस अनुपात होता है आधार बटे कर्ण का। अगर इसमें यानी कि साइन ए में कॉस ए से भाग करें तो देखते हैं साइन ए बटे कॉस ए बराबर लंब बटे कर्ण अपॉन आधार बटे कर्ण। कर्ण से कर्ण कैंसिल हुआ तो इधर आया लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार, लंब बटे आधार नाम देते हैं टैन ए का, तो ये आएगा टैन ए, यानी कि साइन ए बटे कॉस ए बराबर टैन ए।
या इनको व्युत्क्रम कर दें तो cos a का व्युत्क्रम होगा sec a और sin a का व्युत्क्रम होगा cos a। इनके व्युत्क्रमों का अनुपात भी होगा tan a। इस तरीके से हम लोगों ने अब तक त्रिकोणमितीय अनुपातों को देख लिया जो कि 6 हैं, और उनसे संबंधित कुछ छोटी छोटी बातें हमने डिस्कस कर ली। बाकी बातें करते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।